हेलो। आज मैं 11th का कोर्स चालू कर रहा हूँ। 11th में सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों इसमें एक साथ कवर करेंगे। काफ़ी चैप्टर सिमिलर ही हैं उसमें, और स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर से कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें, जो 11th क्लास से टच में हैं और 11th क्लास में हैं वो लोग सभी इस पूरे वीडियो को देखें। और यदि आपको इसमें ऐसा लगे कि इसको हमें बार बार देखना है, क्योंकि आगे मैं प्रतिदिन आगे के चैप्टर्स के भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप कृपया करके इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके यहाँ वापस खुलेगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर 11th का। अकाउंट्स के अंदर ये तो आपको मालूम ही है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो छोटा सा दुकानदार हो, चाहे वो सबसे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री वाला हो, चाहे बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो, सभी को हमारे यहाँ अकाउंटिंग रखना होता है। और अकाउंट हमारे स्थिति को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। AAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये क्या होते हैं? क्या होता है कि अकाउंट हर जगह यूज होता है, पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमने सभी लोगों ने मिल करके तय कर लिए हैं कि यदि कुछ नहीं लिखा तो ये तो माना ही जाएगा, इस टाइप से उसको करना है। तो वो हमें देखना है कि GAAP में क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट चीज होती है इसमें बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी मतलब ये है कि बिजनेस जो है आपका, जो आप चला रहे हैं, वह आपसे हमेशा अलग रहेगा, वह आपसे अलग रहेगा। बिजनेस एंटिटी मतलब आप अलग हैं। समझो ए व्यक्ति है जो अपनी दुकान खोल के बैठा है, तो ए व्यक्ति का वो और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग माने जाएंगे, सेपरेट माने जाएंगे। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी, है ना। द सेपरेशन ऑफ the person who is dealing with the business, who is owner of the business and the business is the called business entity। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है, इसी के आधार पर यदि सपोज करो ए व्यक्ति ने 50,000 रुपया बिजनेस में लगाया, तो हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर एक तो आ जाता है कैश 50,000 रुपया, और दूसरा कैपिटल। कैपिटल हम बोलते हैं, कैपिटल मींस ए व्यक्ति ने जो दिया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो ये कैपिटल जो है ये हो जाएगा 50,000, और 50,000 कैपिटल हो जाता है, इसको हम लायबिलिटी में लेते हैं, यानी ये लायबिलिटी माना जाता है। बिजनेस ये बोल रहा है कि मेरे पास कैश आ गया है और कैपिटल देना है। कैपिटल किसको देना है? द ऑनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज ए। तो इसलिए हमें ये बिजनेस कंसेप्ट का ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस में, वो सब मनी के अंदर स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को आपने सर्विसेज दे दिए और उसको आपने इसमें नोटिफाई कर लिया, एक्चुअल में उसका मनी के रूप में स्पेसिफाई होगा, तभी उससे हम मान्यता देंगे, और उसको मनी के रूप में ही उसकी डेबिट क्रेडिट एंट्री करना है। सपोज करो किसी को वेजेस दिया, तो वेजेस कितना रुपया दिया, वेजेस कितना रुपया दिया, वो रुपया लिखना पड़ेगा कि 5,000 दिया या 10,000 दिया, वो हमें लिखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तीसरा होता है थर्ड इज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट की बातें हो रही हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि ये हमारा जो बिजनेस है ये आज के लिए नहीं है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए नहीं है। इट विल गो एंड गो फॉर एवर, मतलब ये चलते जाएगा। आगे कितने वर्ष चलेगा ये हमें भी नहीं मालूम, बाकी ये चलते जाएगा।
तो उस कारण से हम जो भी इसमें काम करेंगे वह यह मान के करेंगे कि हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, मतलब बिजनेस हमारा जा रहा है फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। उसके बाद में आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड, इसका प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड मतलब हम जो भी कामकाज कर रहे हैं उसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा, और टाइम पीरियड करीब करीब सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार हमने 9 महीने का कर लिया, अगले साल हमने 12 महीने का कर लिया, उसके अगले साल फिर 18 महीने का कर लिया। दैट इज नॉट। हमारा टाइम पीरियड यदि 12 महीना है तो 12 महीना रहेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि हम 1 जनवरी सपोज करो 19 से 31/12/20 तक ही काम कर रहे हैं, मतलब ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। देन उसके बाद में अकाउंटिंग पीरियड फिर चेंज हो जाएगा, 1/1/20 से 31/12, सॉरी ये 19 था, यहाँ पे 19 और ये 20। तो ये हमारा पीरियड इस टाइप से चेंज होते जाएगा। यदि हमारा 12 महीने का पीरियड है तो हर 12 महीने हमारे फिक्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो हम उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही लेंगे, उस अकाउंटिंग पीरियड का हम ध्यान रखेंगे। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है कंसेप्ट रहता है, ये हमारा स्पान ऑफ टाइम बताता है, स्पान ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी से फिर हमारा क्या होता है कि इस स्पान ऑफ टाइम में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, ये हमें शो करता है। तो ये हमें बताने के लिए कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना हुआ, ये इस पीरियड से रिलेटेड का बताएगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड वाला एक कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में आता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब ये होता है, जब भी हम कोई असेट्स खरीदते हैं तो उसे हम कॉस्ट के ऊपर ही लेंगे। कॉस्ट का मतलब जो हमारी कॉस्ट लगी है, लागत, उस कॉस्ट के ऊपर ही हम उसे अकाउंटिंग में लेंगे। सपोज करो एक हमने मशीनरी खरीदी 50,000 रुपए की, तो मशीनरी को हम 50,000 तो लेंगे, लेकिन इस कॉस्ट में और क्या क्या चीज इंक्लूड होगी इस कॉस्ट में। नंबर वन इसमें आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, और इससे रिलेटेड कोई भी यदि लेबर चार्जेस या मजदूरी वो लगा है, वो सब इसमें हो जाएगा। जब तक कि मशीन इंस्टॉल नहीं हो जाती वहां तक के खर्चे, लाने के खर्चे प्लस मशीन को इंस्टॉल करने के खर्चे, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। और सपोज करो ये इसका टोटल वैल्यू आ रही 55,000, तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, 55,000 से करेंगे। 55,000 हमारी कॉस्ट मानी जाएगी, ये इसको हम कॉस्ट शो करेंगे। तो ये हमारा एक कॉस्ट कंसेप्ट है, इसको भी आप ध्यान रखें। उसके बाद में एक आता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट्स। ड्यूल एस्पेक्ट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका इफेक्ट 2 अकाउंट में पड़ता है। नंबर 1 कौन सा अकाउंट, यदि आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया, हमने माल परचेज किया 5,000 रुपए का, तो एक तो हो गया आपका परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट में क्या हो रहा है, माल आ रहा है मतलब गुड्स आ रहा है परचेस अकाउंट, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, ये आपका दूसरा अकाउंट। तो कोई भी चीज है, इनका ये कहना है ड्यूल एस्पेक्ट्स का कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, यदि एक का प्रॉफिट होगा तो दूसरे का नुकसान होगा। यदि कोई व्यक्ति को पैसा प्राप्त हो रहा है तो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, यदि किसी ने माल हमें बेचा है तो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ चीजें इस टाइप से होती है, उसको बोलते हैं हम ड्यूल कंसेप्ट, मतलब डबल एंट्री सिस्टम। ये हम आगे और देखेंगे इसको कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम पूरा डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित है।
और इसीलिए इसके लिए एक प्रिंसिपल है जो कहा जाता है कि आवर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी एसेट्स कितनी होगी हमारी, लायबिलिटीज होगी, आउटसाइड लायबिलिटी जिनको बाहर वालों को देना है प्लस हमारे ऑनर को देना है। इन दो लायबिलिटीज के अंदर एसेट्स पूरी पूरी आ जानी चाहिए। तो इसको भी अपन देख सकते हैं कि हर एक आइटम की एंट्री का डबल एंट्री में क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, उसके बाद में आते हैं अपन रिवैल्यूएशन, रिवेन्यू रियलाइजेशन। रेवेन्यू रिलेशन में क्या होता है कि इसमें दो टाइप की चीज होती है। इसमें दो टाइप की चीजें होती है। एक तो ये होता है जब अपन पे करते हैं उस समय कोई इफेक्ट होता है, और दूसरा जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तब होता है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगा, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि मैंने माल बेचा, गुड्स सोल्ड, कैश 5,000 रुपए का माल कैश में बेचा, तो इमीडिएटली क्या होगा, मेरे पास 5,000 रुपए आ जाएंगे। तो ये एंट्री आज के आज ही हो जाएगी, टुडे एंट्री हो गई है। ठीक है, सेम इसी को अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। सोल्ड गुड्स टू ए, सॉरी ए हम ऑनर मान रहे हैं अपने आप को, तो टू एक्स, गुड्स हमने एक्स को बेचा 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का माल हमने एक्स को बेचा है, और एक्स को जब बेचा है, ये हमने बेचा तो आज है, लेकिन इसका पैसा हो सकता है कि हमें 31/12/2020 तक मिले। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा, जब ये पैसा यहां आके कंप्लीट होगा। तो इस टाइप से दो प्रकार की चीजें आती है ये रेवेन्यू रियलाइजेशन में, कि रेवेन्यू रियलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है एक मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, हमें क्या होता है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हमने एक अकाउंटिंग पीरियड वाली चीज देखी थी कि उस अकाउंटिंग पीरियड को हम फिक्स करके उसके आधार पर ही हम कंसेप्ट करते हैं, मतलब वो हमारा वो हो गया। अब सपोज करो हमारे अकाउंटिंग 1 जनवरी 20 से 31/12/20 तक चल रहे हैं, तो हमारा हर चीज में, चाहे वो इनकम हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, खर्चे हो या इनकम हो, हर चीज में हमारा मैचिंग कंसेप्ट होना चाहिए कि वो इस पीरियड से रिलेटेड ही होना चाहिए। सपोज मैंने इनकम मैंने वो भी डाल दी जो मुझे अप टू 31/12/21 तक मिलने वाली है। ठीक है, और एक्सपेंसेस मैंने सिर्फ वो डाले जो अप टू 31/12/20 तक मिलने वाले हैं। तो ये मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजें मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनकम भी वही लेना चाहिए जो हम एक्सपेंसेस में ले रहे हैं। जो खर्चे जिस पीरियड के हमने एक्सपेंसेस के लिए हैं, वही उसी पीरियड का हमें इनकम भी लेना होगा, तभी हम सही चीज का आकलन कर पाएंगे कि सही हमारा प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है। इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। फिर होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है हम जो भी कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल्स
our principles should be decided and should not be changed anywhere. कभी भी हम ऐसा नहीं कि उठा के चेंज कर दें। अभी हमारा डेप्रिसिएशन चल रहा है 10%, मतलब लास्ट ईयर का, इस बार उठा के हमने 20% कर दिया, तो प्रॉफिट से ही आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आपने सीधा डेप्रिसिएशन बढ़ा दिया। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अंतर्गत कि नहीं, हमारा डेप्रिसिएशन 10% रहता है, मतलब वही रहेगा। मेथड कौन सी है, स्ट्रेट लाइन है या डिमिनिशिंग वैल्यू है, वही रहेगी। तो ये सब चीजें आपकी फिक्स होना चाहिए, इसको बोलते हैं हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। उसके बाद में एक होता है कंजर्वेटिविटी। कंजर्वेटिव मतलब ये होता है कि कहीं पर भी थोड़ा सा कंजर्व होना। कंजर्व मीन्स वी हैव टू, मतलब चूजी होना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एकदम बड़बड़ के काम नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, हमारे कमाई 5,000 हो रही है, बताते हैं 50,000 कमाई हो रही है हमारी। क्यों? वो बताना चाहते हैं कि साहब हम इतना कमा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब ये हुआ कि यदि आपकी इनकम कोई ऐसी है जो आपको मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, देन इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, है ना? इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है? क्योंकि ये इनकम मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, मतलब वी आर नॉट गारंटेड श्योर दैट वी विल अर्न दिस अमाउंट इन द नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए हमें इसको अभी शो नहीं करना है। लेकिन यदि खर्चे कोई ऐसे हैं, सपोज करो कोई ऐसा जिसको हमने माल बेचा है और वो लगता है कि वो पार्टी शायद है कि पैसा नहीं देगी, देन उसको हम एक्सपेंसेस में डाल देंगे। तो एक्सपेंसेस में यदि कोई ऐसी भी चीजें हैं जो डाउटफुल है, जिसमें लगता है कि यह आगे करना पड़ सकता है, खर्चा करना पड़ सकता है, देन उसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ऑल द एंटिसिपेटेड इनकम, ये जितनी भी एंटिसिपेटेड इनकम है, वो जो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, नॉट डिस्क्लोज्ड, एंड और अनरियलाइज्ड एंड जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपको ऐसा लगता है, कंटिजेंट जिसको बोल सकते हैं, कंटिजेंट एक्सपेंसेस, इनको आपको डिस्क्लोज करना है। ओके, ये आपकी होगी कंजर्वेटिव। मतलब हम जो है कोशिश ये करते हैं कि हमारा मुनाफा वो हम पब्लिक में ज्यादा न बताएं, बनिस्बत इसके कि हमारे जितने खर्चे हैं उनको हम खत्म कर दें। और एक लास्ट, एक और छोटा सा, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि यदि आपका जो कामकाज चल रहा है, अकाउंटिंग सिस्टम है, वो ऐसा होना चाहिए कि अकाउंटेंट बायस नहीं हो उसके अंदर, मतलब देयर शुड नॉट बी बायस इन द अकाउंटिंग। तो वो आपको ये देखना है, इट इज फ्री फ्रॉम बायस, इट इज फ्री फ्रॉम बायस अकाउंटेंट, ठीक है? तो ये आपका कुछ एंटिटी वाले सिस्टम थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब आपको मैं दो चीजें और बताना चाहता हूं, वो इसी के साथ में जो इससे रिलेटेड है। एक है सिस्टम ऑफ अकाउंट, सिस्टम ऑफ अकाउंट। पहला हमने क्या देखा था? कंसेप्ट, फर्स्ट चीज हमने ये देखी थी। दूसरा देखे हम सिस्टम ऑफ अकाउंट। हमारा सिस्टम क्या है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का सिस्टम ये है कि एक आप डबल एंट्री सिस्टम से कर सकते हैं और दूसरा
सिंगल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम हमारा इंग्लिश सिस्टम है और जो कि फुल प्रूफ है, सभी जगह मान्य होता है। इससे हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में यदि कोई डिफरेंस आता है तो हमें लगता है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है और हम उसे ठीक करते हैं, भूल सुधार की कोशिश करते हैं। डबल एंट्री का मतलब ये है कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन किया है उसका हम ये मान के चलते हैं कि दो जगह इफेक्ट आएगा, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। यदि किसी से पैसा हमें मिला है तो वो व्यक्ति इफेक्ट हो रहा है क्योंकि उसने हमें पैसा दिया है, और एक हमारा कैश हमारे पास आ रहा है, हम भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो हर जगह दो जगह लोग इफेक्ट होते हैं और इसलिए हर जगह कम से कम 2 एंट्री आपको करना चाहिए। तो यह हो गया आपका डबल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री जो कि हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम में पहले था, जिसमें सिर्फ एक कैश बुक रखी जाती है और एक पर्सनल अकाउंट जितने भी होते हैं वो खोल लिए जाते हैं और उसके बेसिस के ऊपर एंट्रियां कर देते हैं। यदि किसी से हमें कैश आया है तो हम हमारा सीधा कैश बढ़ा देते हैं, बाकी और एंट्री नहीं करते हैं, पर वो सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, इसलिए हम डबल एंट्री सिस्टम को ही ज़्यादा जोर देते हैं। और इसी के अलावा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, बेसिस ऑफ अकाउंट। बेसिस ऑफ अकाउंट, बेसिस ऑफ अकाउंट में एक आपका होता है कैश बेसिस के ऊपर बनता है और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब ये है आपके पास पैसा आ गया, आपने एंट्री कर दी, अभी पैसा नहीं आया, आपने एंट्री नहीं करी, भले ही आपका 31 दिसंबर निकल जाए, 31 मार्च निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, आप सिर्फ कैश के भरोसे बैठे हुए हैं। कैश आ गया एंट्री कर दो, कैश दे दिया एंट्री कर दो। लेकिन एक्रूवल जो है, एक्रूवल का मतलब ये होता है कि कैश तो होता ही है, लेकिन वो चीज कितनी एक्रू हो रही है, कितनी अर्जित हो रही है, उसको भी आपको एडजस्ट करना है, उसको भी लिखना है, उसको भी अकाउंट फॉर करना है। देन उसके लिए आप हमें जो है उसके लिए एक्रूवल सिस्टम पे करना होगा। जैसे सपोज करो मैंने ए को माल बेचा, तो ए को माल मैंने बेचा है 5,000 रुपए का, ठीक है। तो ये आज बेचा है तो आज तो एंट्री में करूंगा ही, ये तो करना ही है। उसके बाद में जब ये मुझे वापस पैसे देगा तब भी, जब इसने मुझे 5,000 दिए तब भी मैं एंट्री करूंगा, यानी 2 बार इसकी एंट्री होती है। दैट इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस। मतलब इसमें कैश जब आएगा तब तो एंट्री होगी, उसके अलावा पहले भी एक एंट्री, जब हम रेवेन्यू का एडजस्टमेंट करते हैं तब भी उसकी एंट्री करते हैं। इस प्रकार से ये बेस कंसेप्ट हो गया हमारा। हमने आज 3 चीजें देखी है। नंबर 1 तो कंसेप्ट देखे हैं अकाउंटिंग के, दूसरा सिस्टम ऑफ अकाउंट्स देखा है, और तीसरा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये तीनों चीज देखी है। अब मैं अगला चैप्टर जो है इसके बाद में दूंगा। कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में ये ऑटोमेटिक ही खुलते जाए। ओके।